हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रांजल शर्मा और आज हमारे साथ हैं विदिता पांडा। इनका आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 922 था, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली नाइजर भुवनेश्वर में एडमिशन लिया है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके प्रोसीजर के बारे में कि कैसे इन्होंने आईआईटी जैम क्रैक किया और कैसे उन्होंने आईआईटी जैम स्कोर के बेसिस पे नाइजर भुवनेश्वर में इंटरव्यू देकर दो बार इंटरव्यू क्वालिफाई करके नाइजर भुवनेश्वर में कैसे इन्होंने एडमिशन लिया, कैसी थी इनकी जर्नी, क्या था इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सभी चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो विदिता, आपसे मैं अपना इंट्रो देने के लिए बोलूँगा ताकि हमारे ऑडियंस जान सके आपके बारे में। Hello everyone, I am Vidita Panda. I pursued BSc Chemistry from Pune Massachusetts University, and later that I qualified IIT JAM exam and secured All India rank 922. After that, I applied for National Bhubaneswar and also get shortlisted. Basically, 40 marks is the cut-off mark for standard category in National Bhubaneswar. Later, I go for the first round interview, where basically 6 teachers are there for taking my interview. After that, I qualified first round. Later, in the next day, I entered for second round, and after 4-5 days, they selected basically 10 candidates for chemical science department in MSc integrated PhD program. ये था इनके इंट्रो। विदिता, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका ऑल इंडिया रैंक 922 था, तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आप जनरल कैटेगरी से हैं इस वजह से नहीं हुआ, या फिर आपको प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस था वो एनआईटी ना जा करके नाइजर जाना ही क्यों था? आप जरा इसके बारे में बताइए। आपको एनआईटी राउरकेला भी मिल सकता था, फिर भी आपने नाइजर क्यों ज्वाइन किया? बेसिकली जनरल को तो आईआईटी तो नहीं मिल सकता था, पर एनआईटी वाराणसी में मेरा एडमिशन भी हो गया था और मैं फी भी पेमेंट कर दी थी। पर आफ्टर दैट नाइजर इंटरव्यू हुआ और नाइजर में सिलेक्शन हुआ, तो फिर पेरेंट्स, घर वाले और मेरा भी मन था कि अगर इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग है तो अगर नेट में अगर कुछ हो बाद में तो फिर एक सीट तो पीएचडी के लिए होगा, इसीलिए मैं नाइजर। अच्छा, आप थोड़ा-सा प्रोसीजर के बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो नाइजर जो है, नाइजर का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट, वो आप अच्छे से बता दीजिए नाइजर के बारे में क्या होता है? क्यों वो एनआईटी से ज़्यादा अच्छा है और कैसे अभी के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए, अगर बाय चांस एनआईटी में नहीं हो पा रहा है कुछ मार्क्स की वजह से, तो वो कैसे नाइजर और आइजर को ज्वाइन करके अपना फ्यूचर करियर इंटीग्रेटेड पीएचडी की तरफ ले जा करके कैसे वो और अच्छा फ्यूचर में कर सकते हैं? इसके बारे में जरा आप बताइए नाइजर के बारे में। अगर किसी को शुरू से रिसर्च में इंटरेस्ट हो या फिर ना भी हो, मतलब उनको आइडिया ना हो कि आगे क्या कर सकते हैं और उनको एनआईटी लोअर एनआईटी मिलना है या फिर टॉप एनआईटी मिलना है या फिर कोई तो लोअर आईआईटी वाले फिर नाइजर को प्रेफरेंस के लिए कि वहाँ पे ज्वाइन करके देने आए थे। बेसिकली नाइजर पे क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पर मंथ 21,000 स्टाइपेंड रहेगा और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 31,000 और आफ्टर दैट पीएचडी में 35,000 स्टाइपेंड रहेगा। ये बेसिकली आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा, ये एक अच्छा पॉइंट है। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही है। हम लोग जैसे इंटरव्यू देने गए थे तो लैब वगैरह भी बाहर से और देखे थे, पर वहाँ जैसे लगा कि मतलब अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकल कर पाएंगे, ये सब महसूस हुआ था। और एनआईटी में अगर आपको लग रहा है कि एमएससी में अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है तो आप अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो ज्वाइन कर सकते हो। पर नाइजर मेरे अकॉर्डिंग मैं नाइजर की चॉइस कर ली थी। आपका आईआईटी जैम में 922 रैंक था, जो वाकई में एक अच्छा और बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि आपका अगर कि मे बी कैटेगरी होता तो आप अभी शायद आईआईटीज़ में होते, लेकिन फिर भी आप अभी नाइजर जा रहे हैं। नाइजर में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि जो नाइजर होता है, नाइजर में किस प्रकार से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर को लेकर? अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से, जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स वाले भी वहाँ जाते होंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा आप बताना चाहें अगर हमारे ऑडियंस को नाइजर के बारे में? हाँ,
बेसिकली नाइजर में अच्छा एटॉमिक एनर्जी मतलब फिजिकल साइंस बेस्ट है, पर वहाँ पे अगर आप बायोलॉजिकल साइंस केमिकल साइंस में भी जा रहे हो तो अगर ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे इंटीग्रेटेड में आपको वहाँ ही करना है, अगर आपको फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटी बाद में मिल रहा है तो आप 3 साल बाद एमएससी का डिग्री लेके फॉरेन में जा सकते हो पीएचडी के लिए, ये एक अच्छा चांस है। और वहाँ के प्रोफेसर बहुत सही हैं, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, मतलब काफी टैलेंटेड है वो लोग, तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि आगे आप क्या क्या कर सकते हो, ये सब है। अगर मान लिया जाए कि कोई जैसे आप अगर कहीं इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिए नाइजर में, लेकिन मान लो आप अगर कहीं पीएचडी नहीं करना चाह रहे हो, तो क्या एग्जिट का ऑप्शन है? और एग्जिट आप कितने दिनों मतलब कितने साल बाद ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। अगर आपका 7 CGPA 4 सेमेस्टर तो आप 3 साल बाद वहाँ पे एग्जिट करके एमएससी का डिग्री ले सकते हो, और बाद में आईआईटी बेंगलोर हो गया या फिर फॉरेन में हो गया, आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। सो थोड़ा सा आप अपने आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया, कहाँ से आपने प्रिपरेशन किया, और थोड़ा सा इसके बारे में आप जैम प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहें। बेसिकली मैं फिजिक्स वाला से ही कोर्स ली थी और वहाँ पे 1 साल का प्रिपरेशन करने था। बेसिकली 8 महीने में मैं तो बिलासपुर में वीडियो में पढ़ती हूँ, तो मेरे घर से बहुत दूर है, तो मैं फिर 8 महीने घर नहीं आई थी, वहाँ पे प्रिपरेशन की थी। बेसिकली डेली कॉलेज जाना होता था, लैब भी करना होता था, और एक्चुअली मेरे माइंड में क्या है कि मेरे सीनियर्स लोग ना 40 से 50 रेंज में आईआईटी पहुंच गए थे, तो स्टार्टिंग करने से ही मैं सोच रही थी कि उतने में हो जाएगा। अब ये गलती मत करना कि एक प्रॉपर इतना मार्क्स लेके आप प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, आप अपना बेस्ट दो, फिर जो होगा रिजल्ट बाद में देखना, नहीं तो फिर मेरे जैसा ऐसे मार्क्स में फिर किस बात के साथ क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा वो भी तो आपको नहीं आइडिया रहता है ना, कि क्वेश्चन का हार्डनेस टफनेस कैसा रह रहा है। पिछले साल हम लोग का सीनियर्स का बहुत हार्ड था, तो उन लोग का हो गया था उतने में आईआईटी, पर इस साल मेरे बेस्ट में बहुत इजी क्वेश्चन था, पर मेरे दिमाग में था कि 50 के अराउंड आ जाएगा मार्क्स तो फिर आईआईटी मिल सकता है, तो फिर ये गलती मत करना। बाकी तो आप अपना बेस्ट तो जो होगा रिजल्ट बाद में देखना, और ज्यादा भी प्रेशर मत लेना। बेसिकली मेरा आईआईटी एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत तबियत बिगड़ गया था, मैं उस दिन मतलब 2-3 दिन से प्रेशर नहीं रहती, पर वो जो 1 साल का रहता है ना, वो दिमाग में रहता है कि परसों ही वो दिन है, परसों ही वो दिन है, इसके लिए थोड़ा मेरा मैं 2 रात सो ही नहीं पाई थी, ज्यादा ही तबियत बिगड़ गया था। पर कोई ना, एग्जाम होगा, अच्छा ही होगा, ये सोच के फिर आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। सो ये हैं विदिता पंडा, और इनकी ही रूम पार्टनर थी वानी देवांगन, जो अभी मैं आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में बैठ करके इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो वानी देवांगन जो है इनकी रूम पार्टनर थी, और वो भी आईआईटी दिल्ली में ही मेरी जो सीनियर है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग क्लासमेट्स रह चुके हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा आईआईटी जैम एग्जामिनेशन का। बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ कि जनरल कैटेगरी के कारण आईआईटी में सिलेक्शन ना हो पाया, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फॉर्चुनेट भी था कि आपका नाइजर भुवनेश्वर में सिलेक्शन हो गया। वहाँ से आप इंटीग्रेटेड पीएचडी अपना परस्यू कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब इंडिया का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है पीएचडी करने के लिए। सो आप थोड़ा सा और एड ऑन कर सकते हैं कि आपने क्या सीयूईटी एग्ज़ाम दिया था, और कैसे सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम इस आईआईटी जैम एग्जामिनेशन से डिफरेंट है, और कैसे जो एनआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, और नाइजर आइजर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में कैसे बेहतर है, इसके बारे में ज़रा आप बताना चाहेंगे। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से सीयूटी के बारे में नहीं सोचती थी कि उसका एग्जाम देना है या उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है, पर किसी को अगर मान लो जेएनयू डीयू में ही पढ़ना है तो आप उसके लिए भी सेपरेट प्रिपरेशन कर सकते हो। आईआईटी में बेसिकली थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन या फिर थोड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होता है। मान लो सीयूटी में ऐसा है कि इनऑर्गेनिक से कुछ मतलब ऐसा है कि आप रख सकते हो कोई इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा टाइप का ज्यादा आया था मेरे अकॉर्डिंग। पर जैम में था कि आप अगर पूरा मेहनत से कुछ क्वेश्चन नहीं किए हो, पूरा प्रॉपर आपको आइडिया नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। पर सीयूटी के में अगर मान लो भी आप कभी किसी क्लास में कोई चीज याद किए थे, किसी सर ने पढ़ाया था कुछ, अगर मान लो वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो वो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, ऐसे टाइप का सीयूटी था। और अगर आपको डीयू जेएनयू बीएचयू ये सब जाना ही है तो आप पहले से सीयूटी के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लिख के उसके लिए अलग तैयारी शुरू कर लो। पर अगर आपको IIT NIT में परस्यू करना है MSc, देन उसके लिए प्रॉपर अलग तरीके से आप चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो या फिर कोई कोर्स से आप आराम से वहाँ पर तैयारी कर सकते हो। सो एट लास्ट आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि अभी जो IIT जैम और या फिर CUET PG के जो एस्पिरेंट है जो 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या टिप्स होंगे कि कैसे वो IIT जैम एग्जामिनेशन या फिर CUET PG एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें ताकि उनका भी सिलेक्शन IITs NITs और आइजर नाइजर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हो सके। सो आप थोड़ा सा उनके लिए एक सजेशन, एक टिप्स अगर आप बताना चाहें तो जो आपने फॉलो किया अपने प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप डॉक्टर्स हो तो आपके पास भरपूर टाइम होगा, आराम से अपना सेपरेट प्रिपरेशन कर सकते हो। पर आपको डेली डेली बेसिस पर क्लासेस जाना है, प्रैक्टिकल्स जाना है, इंटरनल्स देना है, सेमेस्टर देना है, देन मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा सेमेस्टर पे थोड़ा कम भी फोकस करके IIT एग्जाम या फिर CUET PG हो गया लास्ट ईयर में जो है मैं जूनियर से उनको बोलना चाह रही हूँ कि वो थोड़ा एंट्रेंस के बेसिस पे पढ़ना चालू कर दे और थोड़ा सा कम टाइम आप कॉलेज में भी दे सकते हो, उससे इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी में। देन अगर आइजर नाइजर में कोई जाने वाले हैं तो मेरे लिए मैं उनके लिए एक टिप बताना चाह रही हूँ, प्लीज आप इंटरव्यू का थोड़ा क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू में थोड़ा कैसा माहौल रहता है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ पे मैं जैसे फर्स्ट डे पे गई थी मैं ज्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि वो मेरा पहला इंटरव्यू था और 6 टीचर ऐसे अपोजिट में बैठे हैं, आप जाके उनके सामने बैठ रहे हो, फिर व्हाइट बोर्ड पे वो लोग भेज रहे हैं तो वो थोड़ा एक नर्वस सिचुएशन हो गया था और मैं मैक्सिमम चीज भूल गई थी। पर बहुत ठीक एंड बता दी जितना हो पाया, इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऐसा सोचना कि वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं मुझे कुछ तो आता होगा, ये सोच के आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली अंदर जाना एंड अपना इंट्रोडक्शन लेके सारा क्वेश्चन का आंसर बताना। ये बस आइजर नाइजर या फिर IISc में जो बाद में इंटरव्यू वगैरह दोगे उन लोग के लिए, बाकी तो अपना पहले एग्जाम के बेसिस पे ही जो होगा तो वो लोग पहले एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, फिर थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करना, बाकी सब आराम से होगा। रिजल्ट के लिए अभी से वरीड मत करो, ये बस मेरा है। सो एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी प्रिपरेशन कई लोग कर रहे हैं तो उनमें से क्या हो गया कि कुछ लोगों का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाता है, कुछ लोग का नोट सही से नहीं बन पाता है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि क्या वो सिलेबस कंप्लीट करें या फिर जितना किए हैं उसको 100% करके जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि किस टॉपिक पे कितना वेटेज है, तो आप पहले वो सारा टॉपिक अच्छे से करना पूरा, जैसे कि उससे जो भी क्वेश्चन है फटाफट कर लो, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर बाद में टाइम बच रहा है तो आप बाकी अदर टॉपिक्स देख सकते हो, पर नहीं तो फिर अपना जो आपको ज्यादा आ रहा है, अगर किसी दिन मान लो आपको मन नहीं करे कुछ पढ़ने का तो उस दिन आप अपना जो टॉपिक आपको बहुत तेज से आता है उसका कुछ क्वेश्चन निकाल के कर लो। ऐसा करके ऐसा कि आपको रोज रोज पढ़ना है, ना कि एक दिन पूरा 5-6 घंटा आप प्रॉपर दे के उधर क्लास भी जा रहे हो फिर अगले दिन मन नहीं कर रहा है, ये मत करना। रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे हर वक्त करते जाना। सो फाइनली इस कन्वर्सेशन से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप एक दिन में भले ही 10 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ना पढ़े, लेकिन आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि भले आपका IITs में ना हो पाए तो लेकिन आप आइजर नाइजर NITs में ट्राई करिए, वहाँ इंटरव्यू अच्छे से दीजिए, वहाँ आपका हो जा रहा है तो वो भी बहुत बढ़िया है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को समझने में, और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसको समझने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बैकलॉग क्रिएट हो गए हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं तो कोशिश करिए कि बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन बैकलॉग कवर करने के चक्कर पे आप अपना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़िए मत, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। सो थैंक यू सो मच विदिता इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी ऑफ नाइजर भुवनेश्वर। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, यही हम सभी की मनोकामना है। Many many congratulations for joining IIT Delhi and enjoy your life to the fullest. थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।